अरे केमिस्ट्री का पीरियड है क्या? केमिस्ट्री किस है? नो अरे सर, मंडल सर, फिजिक्स क्लास है। ना केमिस्ट्री एक साथ पढ़ाएंगे। कहाँ गए मंडल सर, कहाँ चल दिए? सर लीव कर दिया। हाँ सर आज आप लॉ ऑफ सर? मोशन स्टार्ट कराओगे क्या? हाँ जी। सर बोलो बेटा। आपसे एक रिक्वेस्ट था। बोलो बेटा। सर ये था ना कि मतलब 15th को हमारे एग्जाम होने वाले हैं, मतलब हाँ। आकाश में, जिसमें मतलब अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़ाए हुए उस सबसे क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर हाँ। आप एक दिन मतलब 15 से पहले एक क्लास ले लेते जिसमें आप मतलब जो भी डाउट रहते मतलब जैसे सारे कल सब्जेक्ट्स हमने लिया, सुनो तो सही, रिक्वेस्ट क्या है, जैसे कल हमने लिया था, क्या लिया था, सारा आप लोगों का डाउट तो जितना था क्लास लिया था। आना, तो उसी तरह का जब ले ही रहा तो उसमें रिक्वेस्ट की क्या जरूरत है? मैं पहले भी बोल रखा हूँ तुम लोग को कि आपकी ड्यूटी है ना कि आप उसको खत्म कर लें, तब तो डाउट पूछेंगे। अगर कैसे तो आपने मतलब वो आज हो जाएगा तो आप। अच्छी बात, तो मैं किसी एक दिन रख लूंगा। चैप्टर पूरा खत्म हो गया, मेन ठीक है, एडवांस। ठीक है, अच्छी बात है, तो मैं इसको एक क्लास रख दूंगा, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ओके बेटा, गिव मी ए सेकेंड। क्या कर अभी चल क्यों भी रही है? हेलो, इस रूम का, अरे भाई सुनिए, ये कहाँ चल दिए? इस रूम का कहाँ से ऑन होगा? यही वाला है कि वो वाला है? 18 का वहां से है? 18 का हाँ, ये तो ये मैंने चला दिया था। अरे वो चल ही नहीं दिया, मैं तो चलाया हूँ, देखो कहाँ है। अच्छा हाँ, अब आने लगा। ठीक ठीक ठीक। सर आज आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ाएंगे? हाँ, तुम लोगों को काम दे चुका हूँ ना कि वहां तक करिए आप। फिर जैसे मैंने कल क्लास एकाएक ले लिया था, वेट यार, एक आदमी से बात कर रहा हूँ। सर आप तो अगले फिर हफ्ते, सर आप जब भी एक दिन सब कर्वेचर सर क्वेश्चन आएगा इसमें से एक। ठीक है, बता दूंगा, अभी बता दूंगा। चलो भाई, पहले इनका मैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर बता देता हूँ, है क्या? तो मैंने कर दिया सेंड। ठीक है बेटा, ठीक है, दोनों चीज मैं कर दे रहा हूँ। तो रुक जाइए थोड़ा सा। ये क्यों नहीं चल रहा भाई? ये क्या हो रखा है? गिव मी अ सेकंड। सबको बोर्ड दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अटेंडेंस डाउनलोड कर दूं आप लोगों का। ओके,
बेटा ये तुम्हारा डाउट है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक दो डाउट मैं ले लेता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर बता देता हूँ, ठीक है ना, फिर मैं लॉज ऑफ मोशन पे शुरू करता हूँ। So an object moves in a circular path with constant speed in xy plane is centered at the origin. When object is at x is equal to -2 meters, velocity is -4 meter per second. Then object velocity at y is equal to 2 meter is, देखिए it's a very simple problem। देखिए बेटा, ये एक सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल चल रहा है, एक्स एक्सिस मान लीजिए, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स वाई प्लेन में सेंटर ओरिजिन पर, यानी यहीं पर सेंटर है ओरिजिन पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एक्स इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू -2 का मतलब इसका रेडियस हो गया, यहाँ पर हो गया, एक्स इज इक्वल टू -2 हो गया भाई। वेलोसिटी -4 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो अब आप देखिए, रेडियस हमको पता है, वेलोसिटी पता है, ठीक है। पूछा जाएगा वेलोसिटी एट y इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, तो y इज इक्वल टू मीटर इधर हो गया, तो वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगा। बताइए, तो बहुत सिंपल है यार। तो वेलोसिटी आ जाएगी, मान लीजिए v1 मान लीजिए, इसको v2 मान लीजिए, ये हो जाएगा -4i मीटर पर सेकेंड। देखो क्या आंसर है, सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है श्रेया। यस सर, सेकंड ऑप्शन है सर। मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही थी इसलिए शायद नहीं आ रहा था। समझना है बेटा, पहले क्वेश्चन को समझिए, इसके बाद सोचिए करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 45, यूजिंग द डेटा, क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन एट y। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा नीचे की तरफ, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है v²/r, रेडियस है 2 मीटर, v है 4 का स्क्वायर यानी 16 डिवाइडेड बाई r इज 2 यानी कि 8 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव y डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन विद वेक्टर साइन -8j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो क्या आंसर है, थर्ड ऑप्शन है सी। हाँ जी, आंसर चेक करिए, थर्ड है। यस सर, थर्ड ही है। हाँ देख लो। सर आपने सर अभी क्या इसमें जो ये हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, v² कहाँ से आया है? सर कहाँ गए? बोलिए। सर मैं पूछ रही थी कि जो एक्सेलरेशन का हम फॉर्मूला लिखते हैं v²/r, इसमें तो v जो है वो डिफरेंट होगा ना दोनों टाइम पे, तो वो v², वो डेरिवेशन कैसे है इसकी? भी डिफरेंट होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है भाई। लड़का आ गया, अच्छा, सेम होगा फिर तो। मतलब मैंने मंगवाया ही नहीं, आप लोग आ गए, हाँ। 3-4 ये लोग मंगवाए थे, हाँ और वो आके मुझे बोल रहा है हाँ सर, मतलब मैंने मंगवाया, मैं 2 मंगवाया था, वो पी लिया उसके बाद, बट जो भी है सर, मैं बोला देखो उस टाइम पे चाय आ गया होगा इसलिए, मैं बोला आइंदा इस चीज नहीं होगी, करवाती जो रखा हुआ है सर पर पिया। चलो समझ गई। जब मैं नॉन यूनिफॉर्म के केस में पूछ रही हूँ कि उसमें फिर ना, उसमें ना, v²। हाँ तो वहां पर जो वेलोसिटी रहेगी वही रखेंगे हम, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म के केस में। ओके सर। सर वो हाँ इसमें दिया हुआ था v²/r नॉन हाँ यूनिफॉर्म के हाँ केस। हाँ हाँ।
वही रखेंगे। बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? बोर्ड दिख रहा है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ टीम्स में प्रॉब्लम है या एक्टिव इंस्पायर में प्रॉब्लम, समझ में नहीं आ रहा, अपने आप मुझे बाहर कर दे रहा टीम से। रुको। ठीक है, आगे बढ़े अब हम एक रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी लगे हाथ बात कर लेते हैं, जो कि यूरोडोब में है क्वेश्चन। रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो बेटा, खासतौर से रेडियस ऑफ कर्वेचर लोग समझते हैं कि सर्कुलर मोशन में ही है, नहीं ऐसा नहीं है। किसी भी कर्व पाथ पे पार्टिकल चलेगा, ठीक है, कर्व कैसा भी हो, रेडियस तो वहां होगा, कर्व है तो रेडियस है, ये बात अच्छे से जान लीजिए। अब बात आती है कि किसी भी कर्व के लिए हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के एक्सप्रेशन क्या लिखें। तो देखो ऐसा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन, है ना, कैसा भी कर्व है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लिखते हैं रो से, और इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2 अपॉन मॉडुलस ऑफ डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये होता है। यहाँ पर रो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में पैकेज में क्वेश्चन दिया होगा, उसको भी करिएगा। अच्छा देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं, मैं वो भी बताने जा रहा हूँ। किसी भी पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं। ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, ग्रेविटी जी नीचे की तरफ लग रहा है, और कोई पार्टिकल को थ्रो कर दिए यहां से हम, ऐसा कर पाता। इसमें एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि हमने ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है v नॉट समझो, ये एंगुलर प्रोजेक्शन है थीटा। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, इसकी ये वेलोसिटी घटती जाएगी। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक vx i कैप और दूसरा vy j कैप। तो मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद y कंपोनेंट वेलोसिटी 0 हो जाता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही रहता है, ये हम लोग पढ़ रखे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है, इसके अगेंस्ट एक टेंजेंशियल रिटार्डेशन यहाँ लग रहा है, और दूसरा एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और ये हो गया आपका दिस इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी। इसको बोलते हैं वही सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन या नॉर्मल एक्सेलेरेशन, कुछ भी लिखते हैं हम। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन या नॉर्मल एक्सेलेरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो देखो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये पूरा 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, सिंपली थीटा।
मैं यहाँ पर अलग से बना दे रहा हूँ इसको, वहां खींच रहा हूँ। ग्रेविटी GS है लग रहा है, परपेंडिकुलर, ये दोनों एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। यहाँ पर वेलोसिटी या प्रोजेक्शन होगा, ये V0 एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये नॉर्मल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये एंगल जी, अब यहाँ पर देखिए ये एंगल थीटा था, ये पूरा 90 था, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये पूरा 93 थीटा होगा। बोलो भाई। तो जी का जो कंपोनेंट इस साइड होगा, इधर की तरफ, वो हो जाएगा जी कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा जी साइन थीटा। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन अगर आया, उसकी वैल्यू होगी जी कॉस थीटा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में जी कॉस थीटा है, और टेंजेंशियल रिटार्डेशन होगा जी साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई? यस जी सर। सर। ओके। Yes, sir. तो ये समझ लीजिए आप, द एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, नॉर्मल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन नहीं होता, किसी कर पाथ पे कोई पार्टिकल चलेगा वहां होगा। परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी is normal or centripetal acceleration. At the point of projection, the normal acceleration an is equal to v square by v naught square by rho लिख सकते हैं। रो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, v naught वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, रो रेडियस ऑफ कर्वेचर। an की जगह पे हम g cos थीटा लिख देंगे, ये v naught स्क्वायर अपॉन रो। तो देखो यहाँ से रो की वैल्यू हो गई v naught स्क्वायर अपॉन g cos थीटा। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। सही राना, समझ में आया? यस सर। नोट कर लीजिए आप लोग। तो इसको ये Yes, जो sir. फॉर्मूला ऊपर लिखे थे उससे भी बता, सॉल्व करके दिखाता हूँ, इससे भी। आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दो। ठीक है बेटा, हाँ और जी। भी ऊपर कर दूं? ठीक है, नहीं नहीं इतना? सर, यहीं से तो कराना है। ठीक है सर बेटा। और ऊपर कर दो सर। पर तो वो डाउट का क्वेश्चन देना किसी को। लिख लो तो बताना। हाँ बोलो, कौन कोई कुछ कह रहा था क्या? सर मेरा एक डाउट है कौन बोल रहा है? सर। आस, अभिनव हाँ बोलो सर। एक सर बोल दूं ऐसे ही? बोलो। Sir, if angle of incline is 37 degree from horizontal and body is projected up at 53 degree from the incline, then the range will be. ये तो आसान है यार, तो ये सर टेस्ट में आया था। फार्मूला में रख दो।
भेजो जरा मुझे क्वेश्चन, अभी कर देता हूँ मैं। भेजो। मैं भेजू? हाँ, भेज दो, कोई भेज दो। पहले इसको नोट करो जल्दी से, इसको नोट करो। लो बेटा जल्दी नोट करो, भेज दो भी। रेडियस ऑफ कर्वेचर में और एक दो चीज बताना, जल्दी करो थोड़ा। सर हाँ सर एक क्वेश्चन था, वो मतलब थियोरेटिकली था, तो मैं आपको ऐसे ही बोल दूं? बोलो, पहले इसको नोट कर लो आप लोग। सर ये नोट कर लिया। ठीक है, सबने नोट कर लिया? हाँ बोलो श्रेष्ठ जरा। सर क्वेश्चन ये है कि हाँ क्या कर, थोड़ा और नीचे कर दे, बोलो। when a particle moves at constant speed v in a circle of radius r, the acceleration of the particle is directed dash the center of circle. तो इसमें towards the center of circle आना चाहिए ना? डायरेक्टेड टुवर्ड द Acceleration. सेंटर ऑफ द, हाँ हाँ हाँ। सर पीछे डाउनवर्ड दिया हुआ है, मुझे ये पूछना था। कहाँ डाउनवर्ड देगा? क्वेश्चन ही तुम गलत समझ रही, इसका मतलब क्वेश्चन भेजो पहले मुझे। यस सर, मतलब ऑप्शन में वो है नहीं और पीछे कुछ और दिया हुआ आंसर। कहाँ दिया है, किस जगह? सर एक सेकेंड, मैं आपको सेंड कर देती हूँ। सेंड कर दो। हाँ ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया इतना सबका? हेलो यस सर, हो गया। यस सर। यस सर। अब इसी को हम जो फॉर्मूला बताए थे उससे करके दिखा रहे हैं, ठीक है? चलिए तो फॉर्मूले से देखिए, ये कहाँ पर निकाले थे? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे। सेकंड मेथड देखिए, फिर हाईएस्ट पॉइंट पे बता के फिर एक दो जो डाउट लेके न्यूटन लॉ मोशन में आ रहे हैं। फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए y की वैल्यू क्या होती है? x tan theta minus half g x square u square cos theta. तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू लिखे। एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट के दिया आया था, डी टू वाई बाई डी एक्स टू लिखे। tan थीटा का डिफरेंशिएशन 0x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। पूछा क्या गया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ऑफ पोजीशन 0,0 लिख दें। फॉर्मूला क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू डी पावर 3/2 अपॉन मॉडुलस ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पर रखोगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? 0, सिर्फ बचेगा tan थीटा। रुको अब यहाँ पहले रख देता हूँ मैं। तो डी वाई बाई डी एक्स ओरिजिन पर निकालना है, एक्स बराबर 0 पुट कर देते, बच जाएगा tan थीटा। क्योंकि यहाँ एक्स आ रखा है, एक्स की वैल्यू 0 डालते ही इधर वाला पोर्शन 0 जैसे सिर्फ tan थीटा बच जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा पूरे पावर 3/2 मॉडुलस मॉडुलस में नेगेटिव साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। बी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, से क्यूब थीटा आ गया। अपॉन जी से क्यूब थीटा को कॉस क्यूब थीटा यहाँ लिख देते हैं नीचे पेज के। तो रो की वैल्यू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा। पहले क्या निकाले थे हम? देखो दोनों आंसर सेम है, नोट करो इसको भी।
ये सेकंड मेथड सर है। ये समझ नहीं आया, आपने वैल्यू कैसे पुट कर रखी है 1 + dy बाई dx का होल का स्क्वायर इस केस में, ये tan थीटा वाला केस समझ नहीं आया। ये तो फार्मूला ही है ना, नहीं ये सर लिखे नहीं तो ऊपर अभी। सर ये तो ठीक है फॉर्मूला, लेकिन आपने वैल्यू कैसे पुट कर रखी है समझ नहीं आया। कहाँ ये कहाँ निकालना है? tan एट द ओरिजिन, एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे क्या होता है? एक्स और वाई दोनों जीरो होते नहीं होते? यस सर 0 होते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स जो हमने निकाला है सर फर्स्ट इक्वेशन में, रुको एक मिनट, इसमें एक्स का जीरो रखो, तो यहाँ पर जीरो जब रखोगे तो ये सारी चीज जीरो नहीं हो जाएगी, बचेगा सिर्फ tan थीटा। बोलो ऐसा नो? ये सर 0 हो जाएगा। हाँ, ये जीरो होगा, tan थीटा तो बचेगा। यस सर। अब डी टू वाई बाई डी एक्स टू में कहीं पर एक्स वगैरह आया नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ रखने की जरूरत ही नहीं है, इसका सिर्फ मॉड लेना है। तो मॉड लेके इसको नीचे लिख दिया, देखो जी अपान वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और डी वाई बाई डी एक्स जब tan थीटा लिख दिए, और tan थीटा का स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा पावर 3/2, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा पावर 3/2 स्क्वायर कैंसिल, सेक क्यूब थीटा बचा, तो वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक क्यूब थीटा बाई जी, और सेक क्यूब थीटा को 1 cos क्यूब थीटा लिख दिए, तो cos स्क्वायर थीटा cos क्यूब थीटा से कैंसिल होकर एक cos थीटा नीचे बच जाएगा। आ गया आंसर। बोलो क्या दिक्कत है इसमें? हो गया सर, थैंक यू। और कौन क्या पूछ रहा था? चैट में भेज दिया, हाँ चैट में भेज दिया। हाँ करता हूँ, रुक जाओ। सर हाँ, सर 12 सितंबर को कौन सा टेस्ट है? तो वो तो तुम्हारे पास होगा यार। 12 को नहीं है, 15 का मैसेज आया है। 15 का है शायद। इसमें मेरे को से 12 को आ रखे हैं। सर मेरे को तो 12 को आया है TE01। सर ये क्या होता है? टर्म टेस्ट होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये। तो सर इसके अंदर सर इसके अंदर जितना अभी तक पढ़ा है सब पूछते हैं ना? हाँ जी हाँ जी, सर ये तो सर 15 को होने वाला। जब भी होगा वो देख लो, तुम्हारे पास जब आया है। सर 15 से 19 के बीच में एक सब्जेक्टिव टेस्ट भी है। तो अच्छा मैंने कोई बात परसों ये एग्जाम दे दिया, 3 घंटे का टेस्ट था, पूरा सिलेबस था। नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये इतना समझ में आ गया सबको? हेलो? यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। अब Yes, अब sir. हाई- यस सर। अब हाईएस्ट पॉइंट पर मैं निकाल दूं जरा, नोट करना था। रुक जाओ अभी। तो सर ये टेस्ट कितने घंटे का होगा? 3 hours। और 80 मार्क्स का होगा ये पूरा MCQ टाइप? हाँ सर और 22 को जेई एडवांस के पैटर्न पे भी है 6 घंटे का। करो भाई, नोट करना था जिसको, फटाफट नोट करो, जल्दी नोट करो बेटा, देर मत करो। सर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हाईएस्ट पॉइंट पर निकालना चाहते हैं।
तो यहाँ पर देखो एक बात जान लो, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाता है क्योंकि वेलोसिटी v बाई 0 हो जाती है, सिर्फ नॉर्मल एक्सेलरेशन लगता है। नॉर्मल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? g के बराबर। an या ac कुछ भी लिख दो क्योंकि परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। फार्मूला ये है, v कितना है? vx है। vx की वैल्यू क्या होगी? v नॉट कॉस थीटा। an की वैल्यू कितनी है? g है। ठीक है। यस सर। यस सर। v नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब मान जी। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। नोट कर लीजिए। एक मिनट देना। ये सर्कुलर मोशन का पार्ट है क्या? हाँ, कहीं प्रोजेक्टाइल मोशन भी होता है, कहीं सर्कुलर मोशन भी होता है, कहीं भी ले सकते हो। कहाँ गया फिर मेडिसिन? नोट कर लो बेटा। नहीं पड़ा है। सर हम्म, सर जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो वो सर्कुलर मोशन तो नहीं होता ना, वो रोटेशनल नहीं। मोशन में आएगा। तो हाँ जी, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे कि ये सर्कुलर मोशन का पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है इस पे। कोई नहीं, दे सकते हैं। कोई पॉइंट सर्कल में घूमेगा उसके ऊपर। सर हाँ, सर फिक्स्ड एक्सिस रोटेशनल मोशन में होता है या फिर सर्कुलर मोशन में? हम्म, सर एक फिक्स्ड एक्सिस सर्कुलर मोशन में होगा या फिर वो रोटेशनल मोशन में? दोनों दोनों में ले सकते हैं। यस। आइए अब क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, इसके बाद फटाफट हम जो है नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। हाँ, अभिनव सिंह, कहाँ भेजे क्वेश्चन बेटा? चैट पे। यस सर। कहाँ है तुम्हारा? श्रेया शर्मा के देख ली, हिताक्षी गौतम। सर मैंने दूसरा भेजा था, वो प्रैक्टिकली जो करना था। लास्ट रीड हिताक्षी गौतम कौन है भाई? सेंड बाय मिस्टेक। अच्छा सर कोई उसकी बात नहीं, यही वाला क्या? द एंगल कौन सा पूछ रहे बेटा? 30 31? सर 30। अभिनव सिंह 30। इफ द एंगल ऑफ inclination 37 degree from horizontal and the body is projected 53 degree from the incline, then the range will be 0 होगा क्या? क्या आंसर दिया? हेलो, यस सर, 0 ही होगा। क्या आंसर दिया भाई? अब अभिनव सिंह, अभिनव यस। सिंह यस सर। कितना आंसर दिया चेक करो। सर 0। हाँ, ये यार कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये देखो 37 डिग्री पे इंक्लाइंड है। 37 प्लस 53 90 हो जाएगा ना, तो वहां पे 0 जाएगी रेंज। इससे 53 डिग्री पे, यानी ग्राउंड से 90 डिग्री हो गया। समझे? यस सर। हाँ, यानी वर्टिकली फेंका गया, जो भी वेलोसिटी है तो रेंज 0 हो जाएगा। क्यों?
कि ग्राउंड से ले लीजिए एंगुलर प्रोजेक्शन 90 डिग्री हो गया थीटा की वैल्यू, कार इज इक्वल टू वी नॉट, इसको हमारे वी नॉट से देगा साइन 2 थीटा अपन जी साइन ट्वाइस इंटू 90 साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, पता है कि नहीं? यस सर। और किसका क्या है भाई? सर मैंने भेजा था। When a particle moves with constant v in a circle or a circular arc of radius r, the acceleration of the particle is directed towards होगा जब हम यस सर मैंने इनर्शियल भी फ्रेम से देखेंगे, टुवर्ड्स लिखा। इनर्शियल फ्रेम से लिखेंगे, ठीक है? और अवे होगा तो जब सर नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखेंगे, ठीक है? जब बॉल पकड़े हम तो सूडो फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना? द सेंटर ऑफ द सर्किल, द सेंटर ऑफ द सर्किल हैज, क्या लिखा है? रेडियस आर एक्सेल पर डायरेक्टेड टुवर्ड्स, ठीक है? द सेंटर ऑफ द सर्किल हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड यानी v स्क्वायर बाई आर, तो ठीक तो है, टुवर्ड्स होगा। सर टुवर्ड्स ही है, आंसर मैंने भी यही बोला, पर पीछे डाउनवर्ड्स लिखा है, वो मुझे समझ गलत नहीं दे रखा आया। है, गलत दे रहा है। डाउनवर्ड ओके मतलब सर। वर्टिकल सर्किल पे हाईएस्ट पॉइंट पे डाउनवर्ड होगा, तो कहीं पर भी यस लिख सर। सकते हैं मसीह, क्या मतलब? गलत है वो। और किसी कुछ है? ओके सर। आगे बढ़े अब हम, आगे चले, हो गया सबका? यस सर। चलिए चलिए, सर मैंने एक क्वेश्चन भेजा है, बस आप एक देख लो। कहाँ भेजी हो? सर चैट में भेजा। श्रेया का अभी आया। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर बोलो। क्वेश्चन नंबर 13। The direction of three forces 10 Newton, 20 Newton and 30 Newton acting at a point are parallel to the sides of a equilateral triangle. Taken in order, the magnitude of their resultant. क्या दिक्कत है बेटा? क्यों नहीं हो पा रहा तुमसे? बनाया है मैंने ये क्वेश्चन, बट मेरे आंसर ही नहीं मिल रहे। क्या आंसर दे रखा है? एक मिनट देख कर बता। तुम क्या कर रही होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनाना है इसमें। इक्विलेटरल ट्रायंगल देने का मतलब ये है कि ये एक दो फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो 10 न्यूटन और 20 न्यूटन के बीच का एंगल 60 डिग्री है, समझी? यस सर। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल देने का पर्पज ये है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। आंसर देखिए क्या आ रहा है। ₹5√3 न्यूटन। चलिए, हेल्थ मेरी थोड़ी ठीक नहीं है, बीपी बढ़ा हुआ है। देखो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है बेटा? यस सर। एक्टिंग पैरेलल, क्या लिखा है? 10, 20 and 30 न्यूटन आर एक्टिंग एट अ पॉइंट आर पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ओके, ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ये 20 न्यूटन का फोर्स है, और ये 30 न्यूटन का फोर्स है। कितना? 30 है ना?
F1 की वैल्यू 10i लिख सकते हैं। F2 की वैल्यू देखो, इसका कंपोनेंट ले लो ऐसे, 90 डिग्री डाल दो यहाँ से, ये 30 हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ये 20 है तो 20 cos 30 j कैप मान लो इधर, इस साइड आ जाएगा आपका 20 sin 30 j कैप माइनस आई कैप होगा। समझ रहे एक्स वाई जेड कैसे हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो F2 की वैल्यू हो गई -20 sin 30, माइनस आई को बाहर निकल कर माइनस आई की माइनस यहाँ रख दिए, प्लस 20 cos 30, F2 हो गया बेटा, समझी। अब देखो इस प्लेन में ले लो, ये इतना 60 डिग्री हो जाएगा, तो 30 का कंपोनेंट एक तरफ, cos 60 माइनस आई कैप, और नीचे की तरफ माइनस जे कैप, देख सकते हैं। यस सर। यस इन सबको जोड़ दीजिए रिजल्टेंट के लिए, फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। सर ये आपने F2 का मतलब 10 न्यूटन के ऊपर से क्यों मतलब लिया, ये मुझे नहीं समझ में आया। क्या आपने जो F2 का लिया मतलब 20 न्यूटन का जो लिया आपने कंपोनेंट, तो आपने मतलब जहाँ पे आपने F1 है जहाँ पे 10 न्यूटन है उसके ऊपर से क्यों लिया। अरे भाई कंपोनेंट ब्रेक किए हैं, ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ से, यस सर। इस फोर्स का कंपोनेंट इधर हो तो F cos 30 आएगा, और दूसरा इधर नीचे की तरफ यस सर आएगा समझ ऐसे। गई। सर आपने F3 के केस में 60 क्यों लिया एंगल? अरे भाई ये 60 बनेगा, अल्टरनेट एंगल 60 नहीं बनेगी, ये पूरा 120 था। सर आपको लेकिन नहीं परपेंडिकुलर समझे, लेना है ना उसमें तो। हे भगवान, ये एंगल कितना बनेगा यार, तुम लोग मैथ कैसे पढ़ रहे हो उनको समझ नहीं आ रहा। एंगल कितना बनेगा बेटा बता, 120 डिग्री बनेगा। 120। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। हाँ ये 60 है तो ये 60 होगा, यस सर। तो 30 का यस कंपोनेंट सर। 30 का 60 माइनस आई कैप और 30 sin 60 माइनस जे कैप इधर नहीं होगा। ओके सर। अब सबको जोड़ दो यहाँ पर, 10i sin 30 sin 30 की वैल्यू 1/2 cos 30 √3/2 j minus 30 cos 60 sin 60 √3/2 j। अब देखो ये तो 10 हो गया, ये कट जाएगा, 10 √3 हो जाएगा, ये 15 √3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब कर पाओगी कि नहीं कर पाओगी इसका रिजल्टेंट। यस सर। आई और जे कंपोनेंट देख लीजिए, क्या था, जे वाला था, आई था, एक मिनट फिर से लिख देता हूँ मैं। सर जे वाला था। चलो कोई बात नहीं, मिटा दिया तो फिर से लिखता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। ये 10i
20 sin 30 की वैल्यू हो जाएगी -20/2 आई कैप प्लस 20 cos 30 √3/2 जे कैप माइनस 30 cos 60 1/2 आई कैप माइनस 30 sin 60 √3/2 जे कैप। और तो कुछ है नहीं, ये तो कट गया। हेलो यस सर। अच्छा एक मिनट एक चीज कहीं कोई मिस कर रहा कुछ। कितना आंसर आ रहा है? 10√3 आ रहा होना चाहिए। कितना आंसर आ रहा है? 5√3। एक मिनट रुको। F1 की वैल्यू होगी 10i, F2 की वैल्यू हो गई आपका 20 sin 30 माइनस आई कैप 20 cos 30 जे कैप। ठीक है। F3 की वैल्यू हो गई आपका 30 cos 60 माइनस आई कैप और 30 sin 60 माइनस जे कैप। ठीक है। ये हो गया 10i माइनस 20 sin 30 आई कैप प्लस 20 cos 30 जे कैप। ठीक है भाई। माइनस 30 cos 60 आई कैप माइनस 30 sin 60 जे कैप। ठीक है। ये 10i, ये हो गया आपका माइनस 10i और ये हो गया आपका 20 cos 30 20 √3/2 जे कैप। ठीक है। माइनस 30/2 sin 60 वैल्यू ओ आई कैप। ठीक है। और आपका 30 sin 60 माइनस जे कैप। तो ये तो कट जा रहा है यार, 15 आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन एरर कहीं है, फिर से करने दो। सर हाँ कटेगा बोलो कैसे? बेटा। 3 जे कैप और 15√3 जे कैप होगा ना? क्या क्या कहीं कुछ प्लस माइनस की गड़बड़ हो गई मेरे से। रुक जाओ एक मिनट बेटा। वो कटेगा नहीं लास्ट में। अच्छा वो प्लस माइनस गड़बड़ हो गया था क्या? आज यस सिर सर। बहुत तेज फट रहा है मेरा। रुक जाओ आई विल सी, गिव मी अ सेकंड। अब तो कंपोनेंट लेना सभी को आ चुका है। हाँ जी बच्चों। यस सर सर। आता यस है। सर। यस सर। 10i ऐसे दे रखा है। F2 कितना है? 20 न्यूटन है। तो हम इसका कंपोनेंट ले लेते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, तो 20 cos 30 90 हो जाएगा तो 120 हो जाएगा जे कैप 20 sin 30 माइनस आई कैप। ठीक है। और ये कितना था? 30 था। तो यहीं से ले लें हम एंगल। ये 90 120 था, तो ये कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो गया। ये हो गया 30 cos 30 माइनस जे कैप 30 sin 30 माइनस आई कैप। और सबको हम जोड़ दें विद प्रॉपर साइन। ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया टेन F2 की वैल्यू हो गई आपका 20 sin 30 आई कैप 20 cos 30 जे कैप ठीक है। फिर इधर हो गया माइनस
30 sin 30 I cap minus 30 cos 30 j cap. Sin 30 will 1 by 2, 20 by 2, 10. Cos 30 will root 3 by 2 j cap minus sin 30 will 1 by 2 I cap माइनस, हाँ 30 था ये 20, यहाँ 20 30 में प्रॉब्लम हो गई थी, हाँ माइनस 30 cos 30 रूट 3 बाई 2 जे कैप, ये दोनों तो कट गया, ठीक है, और ये बच गया आपका माइनस 15 आई कैप, और यहाँ देखिए ध्यान से माइनस 15 आई कैप, देखो बेटा किसको लिखे हम, इस वाले को लिख दिए, और जे वाला इस साथ में, तो ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ, बल्कि हम लिख दें रूट 3 बाई 2 कॉमन ले लें, ठीक है, 20 माइनस 30 जे कैप, क्यों भाई, ठीक है, यस सर, -10 हाँ माइनस 10 रूट 3 बाई 2, यही वहां पर गड़बड़ लिखा गया था, सर पहले भी यही हो रहा है। ऐसा नहीं, वो 20 लिख दिए थे बेटा हम उसको, इसीलिए मैं कह रहा था कैसे कट जा रहा है, 5 रूट 3 जे कैप, अब इसी का मॉडुलस ले लीजिए, ठीक है बेटा, हेलो, यस सर, यस सर। हो जाएगा आगे। अब हो जाएगा, ठीक है ना, चालू करो इसे, और भी कर दे आगे, वो सर हो जाएगा, आगे आता है। चलो ठीक कर लेना, आज एक्टिव इंस्पायर ठीक से काम नहीं कर रहा है, नेक्स्ट पेज पे शुरू करें हम, यस सर। ठीक है, यस यस सर। सर आंसर 10 रूट 3 है 5 रूट 3? पता नहीं, देखो क्या है वो जाने, जो निकाल दिए वही है आंसर, अब कितना तुम्हारा आ रहा है आंसर, 10√3 आ रहा है आंसर, तो वही आंसर होगा, देखिए चलिए, देखो भाई ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरी फिजिक्स इस पर बेस्ड है, ये आप समझ लें, तो इसको लाइटली नहीं लेना है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल पूरी फिजिक्स में है, आइए इसमें सबसे पहले हम समझेंगे इनर्शिया किसे कहते हैं, 10th लेवल से तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इनर्शिया, बताइए कुछ, इनर्शिया क्या होता है, कितने तरह का होता है, टेल मी, 9th 10th क्लास में पढ़ रखे सर होंगे आप लोग, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट और inertia of डायरेक्शन। inertia of direction। सर सर किसी कितने बॉडी टेंडेंसी की टाइप्स ऑफ ऑफ इनर्शिया हो टेंडेंसी गया, होती है कंटिन्यूइंग कि वो स्टेट। अपने 3 स्टेट को टाइप्स। मेंटेन करके रखेगी। ठीक है, देखो अच्छी बात है, आप लोग जानते भी हैं, बेसिकली इनर्शिया बॉडी के मास के प्रोपोर्शनल होता है, inertia is directly proportional to the mass of the body, mass of the body, greater the mass
greater the inertia, larger the inertia. And vice versa. And vice versa. अच्छा, तो इनर्शिया है क्या? एक तरह की प्रॉपर्टी बॉडी के अंदर होती है जो कि उस बॉडी में किसी भी तरह के स्टेट में चेंज हो तो उसका अपोज करती है। यहाँ लिख रहा हूं, इनर्शिया is the property of a body which changes not which opposes to change in the state of the body. यानी बॉडी किस स्टेट में है, रेस्ट की स्टेट में है, मोशन की स्टेट में है, या जो भी स्टेट है उसका, तो उसमें किसी भी तरह के चेंज का ये अपोज करती है इनर्शिया। इनर्शिया 3 तरह का होता है। Three types. Number 1, inertia of rest. Inertia of motion. Inertia of direction. नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ चाहे गैलीलियो का फर्स्ट लॉ इनर्शिया को ही डील करता है। जरा कुछ लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलिए तो पता होगा आप लोगों को, बताइए जरा। सर अटेंडेंसी, मतलब सर अटेंडेंस will be प्रॉपर्टी ऑफ एन continuing ऑब्जेक्ट इन विच एक एक करके बोलो बेटा। सर द प्रॉपर्टी ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन विच इट रेसिस्ट अ चेंज इन स्टेट। हाँ, Sir, every body which tries to remain in So the every body will inertia move of the rest state or direction or motion until and rest unless the until external unless force is external applied force on applied it. to it. 2-3 ये लोग एक तो साथ बोल दिए, inertia मैं का है लिख रहा ना। हूँ। हाँ, So Newton's first law of motion states that a body will जो be होता है वो at rest or it will continue to move in a straight path until unless an external force is applied to it. हाँ, सर ये लॉ ऑफ इनर्शिया। हाँ, ठीक है। न्यूटन ने किस तरीके से बताया था? the tendency of an object to maintain its constant unless and until an external force is applied on it. ठीक है। सर इसमें इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और फिर उससे बॉल को वहां से रिलीज किया था। अच्छा, ये कहाँ पढ़ी थी? सर स्कूल में बताया था, बुक में भी था। हाँ, वो आपका एनसीईआरटी में दे रखा है।
एक मिनट, ऐसा है कि जो न्यूटन ने दिया था फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट, ठीक है ना, वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिका में दूसरे ढंग से लिखा हुआ है। वैसे हम लोग जो पढ़ते हैं एक मिनट, मैं चाहता हूँ किसी फॉर्म में बोलो हम लोगों को, आज बहुत तेज सर भारी एकदम। देखो ऐसा था कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है या गैलीलियो का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया ही है। न्यूटन ने कहा था इफ ए बॉडी इज इन मोशन along a straight line path, ठीक है, if a body is in motion along a straight line path it will continue, ठीक है, its motion, ठीक है, until or unless it is compelled by an external force to change in state. Similarly, if a body is at rest, ठीक है, और मान लीजिए इसको मोशन देना चाहे स्ट्रेट लाइन पाथ पे, ऐसा न्यूटन ने माना था, ठीक है, तो उसके लिए भी हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। ऐसा न्यूटन ने कहा था जब तक हम फोर्स नहीं लगाएं तब तक बॉडी की स्टेट में चेंज नहीं होगा। और एक और वर्ड यूज किया था कांस्टेंट स्पीड का। चलिए इसको मैं लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देता हूं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट, हालांकि आप सभी लोगों को सही मालूम है, नथिंग न्यू इन दिस वन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट states that if a body is at rest or in motion, rest or in motion, at a constant speed, यानी मोशन के विषय में बोला गया कांस्टेंट स्पीड, इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, it will remain at rest or in motion with constant speed unless an external force is acted on it। लेकिन बेटा ये जो लॉ है वो उस समय दिया गया था जब बहुत आइडियल केस माना जाएगा। अगर मान लो कि कोई बॉडी को हम
मूव कराते हैं किसी सरफेस पे, तो इनफाइनाइट टाइम तक थोड़े मूव करेगा, थोड़ी देर बाद जाकर रुक जाएगा। यानी उसके मोशन को बनाए रखने के लिए लगातार हमको फोर्स लगाना पड़े, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है वहां पे। Am I right or wrong? यस सर सर। यू आर करेक्ट। तो ये जो लॉ था वो आइडियल सिचुएशन के लिए था। न्यूटन ने दिया कि भाई अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, या मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट कर रहा हो। अगर कोई बॉडी मोशन में अगर है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स फोर्स लगा बैलेंस होगा दिए, तब, हाँ, अगर एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस्ड होगा फिर भी तो नहीं होगा कोई। मैं आता हूँ उस पर भी, प्रियांशु जायसवाल, मैं आता हूँ उस लाइन पे भी। ये न्यूटन ने बोला था, जो मैंने देखा है, मैंने नहीं बोला था। न्यूटन ने कहा था कि अगर आपका कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है विथ कांस्टेंट स्पीड, बल्कि कांस्टेंट वेलोसिटी होना चाहिए, स्पीड तो फिर भी डायरेक्शन आ जाएगा, तो आई विल मेंशन हियर कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ लिख दिए तो ठीक है, स्पीड भी चल सकता है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा। तो लैंग्वेज पहले देखिए। Newton's first law states that if a body that rest are in motion at constant speed in a straight line path, it will remain at rest or in motion with constant speed unless an external force acted on it. This was the statement given by Newton. अब बाद में यही देखा गया कि ये हर जगह के लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर कोई बॉडी को किसी इस पाथ पे हम थ्रो कर दे, वो मूव करने लगे, तो थोड़ी देर बाद जाके वो रुक जाती है, क्योंकि उस पर एक फ्रिक्शन लग रहा है। तब यहाँ पर एक बात जोड़ी गई इन फ्यूचर, वो भी न्यूटन लॉ के नाम जाना जाता है। क्या लिखा गया, क्या बोल रहे थे प्रियांशु जायसवाल तुम? प्रियांशु जायसवाल क्या बोल रहे थे बेटा? सर इसको सर लॉ ऑफ ये बोल इनर्शिया रहे थे कि कहते हैं। सर ये सर हाँ, लॉ तभी ऑफ इनर्शिया का एप्लीकेबल था। होगा ना सर, ये तभी हाँ, एप्लीकेबल होगा जब फ्रिक्शनलेस सरफेस होना चाहिए और ये हाँ, वही अनबैलेंस्ड तो फोर्स होना चाहिए। मैंने आइडियल कंडीशन के लिए ही बात की, आप सुने नहीं शायद। मैंने ये बोला था आइडियल कंडीशन के मतलब कि वहां पर कोई और फोर्स नहीं लग रहा है। ओके सर। ठीक है, हाँ, मैंने वहां और सर लैंग्वेज दिया था सरफेस ना भी कि तो सर सरफेस भी सर फ्रिक्शनलेस होना चाहिए ना। हाँ, तो आइडियल कंडीशन में तो वही आता है ना। फ्रिक्शनलेस। हाँ, और क्या होता है, आइडियल ओके कंडीशन सर। मतलब किसी तरह का फ्रिक्शन ना लग रहा हो। ठीक है, समझ में आ गई बात प्रियांशु जायसवाल? यस सर, यस सर। हाँ, ये न्यूटन ने दिया था। अब इसमें क्या है कि अगर हम रियल सिचुएशन में देखें, तो अगर किसी बॉडी को हम मूव करा दिए हैं तो उसके मोशन को बनाए रखने के लिए एक फोर्स लगाए रखना पड़ता है, और वो फोर्स बैलेंस्ड हो जाता है। बैलेंस कैसे होगा? कि जो सरफेस फ्रिक्शन दे रहा है उसी के बराबर फोर्स हम लगाते रहें, तो लगातार वो कांस्टेंट स्पीड से चलता चला जाएगा। समझ में आई बात? ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई बच्चों? अरे बोल दो यार, यस सर। कैसे आ जल्दी। हाँ, अब देखिए, यस सर। अब अगर इसकी स्टेट में चेंज करना है तो एक लैंग्वेज इसमें जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? If an unbalanced force is applied on the body, तो ये पूरा लैंग्वेज था इसी में। Newton's first law stated that if a body is at rest or in motion at constant speed in a straight line path, it will remain rest or in motion with constant speed unless an external force. External force कैसा होना चाहिए आपका? एक्सटर्नल फोर्स का अनबैलेंस होना चाहिए। हाँ, एक्टेड ऑन इट। तो यहीं पर हम यहाँ चेंज कर देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स के बजाय तो रियल सिचुएशन के लिए बन जाएगा, अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टेड ऑन इट। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ ये बात आ गई कि मोशन को बनाए रखने के लिए हमको फोर्स की जरूरत होती है। नाउ यू गॉट द माय पॉइंट प्रियांशु, एनीवन, एवरीवन? तो ये रियल सर सिचुएशन के लिए न्यूटन ने दिया। बोलिए।
सर बैलेंस फोर्स मतलब फ्रिक्शन का भी और हम जो फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो इक्वल हो। बिल्कुल, जैसे जैसे मान लो एक ब्लॉक है, तुमने इसको चला सर दिया, इक्वल होगा तो वो रुक जाएगा ना। सुनती जाओ, तुमने चला दिया, ये इसको वेलोसिटी दे दी और 10 मीटर पर सेकंड की। अब ये सरफेस स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन है, रफ है, तो क्या होगा बेटा? फ्रिक्शन इस पे फोर्स लगाएगा, ऐसे लगाएगा कि नहीं लगाएगा? यस सर लगाएगा। जिसकी वजह से रिटार्डेशन देगा, थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगा। यस सर। ट्राई कर रहा हूं। अब अगर यस हम सर राइट। इसके मोशन को बनाए रखना है तो जितना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा उतनी फोर्स हम भी लगा दें, यस सर। ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। यानी अब उस सिचुएशन में यहाँ पर वेलोसिटी अभी भी देखें तो 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, चलता चला जाएगा। यानी हमने फोर्स यहाँ से लगा रखा है, फ्रिक्शन यहाँ से लगा रखा है, ये फोर्स क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया, यानी एफ जो लगा है फ्रिक्शन के बराबर है। अब मान लो इसको हमको एक्सेलरेशन देना है या रोकना है, दोनों बात है, तो ये फोर्स को हम हटा दें या फोर्स को कम कर दें तो अनबैलेंस हो जाएगा, यानी फोर्स इससे कम हो जाए तो अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा, तो ये रुक जाएगा। समझी बात को? यस सर। इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड, यानी फ्रिक्शन के बराबर हमने फोर्स नहीं दिया, उससे कम कर दिया। तो जब भी हम लैंग्वेज में लिखेंगे क्या लिखेंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ये, हाँ बोलिए तो उसके इसमें एयर ड्रैग भी तो होगा फिर। वो नहीं देते, छोटी सी चीज को इतना नहीं लगता, ठीक है। बाइंसी फोर्स भी आ जाए, बहुत सारी चीजें आ जाए, तो अनबैलेंस फोर्स में सब कुछ आ गया। क्या आ गया? सब कुछ आ गया। ओके सर। आगे बढ़े हम। इट इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं हम? लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑफ इनर्शिया। अच्छा एक बात और जानो, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो ये भी बता देता है कि कौन सा फ्रेम इनर्शियल है, कौन सा नॉन इनर्शियल है, ये भी लिख दे रहा हूं मैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आल्सो एक्सप्लेन्स दैट, भाई आज मेरा हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं है बेटा, एकाएक पता नहीं बीपी बढ़ गया, क्या हुआ भगवान जाने। आल्सो एक्सप्लेन्स दैट, सिर पकड़ा हुआ है, दैट द इनर आल्सो एक्सप्लेन या आल्सो डिस्टिंग्विश the inertial and non-inertial frame. Inertial and non-inertial frame of reference. ठीक है, इसके विषय में भी ये बताता है। इसके बाद हम देखेंगे न्यूटन्स का सेकंड लॉ। तो आज तो मुझे नहीं लगता कि अब टाइम बचा हुआ है, टाइम है क्या? नो सर, नहीं स्टेज सर। नहीं करते। आज मैंने बस शुरुआत कर दी, अगले क्लास में इसको आगे बढ़ाऊंगा। और लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप जो है जो आपका क्या बोलते हैं डाउट है बाकी पिछले चैप्टर्स का वो कर लें और मुझे बता दीजिएगा कि हाँ अब हो गया है, ईमानदारी से कर लीजिए। तो अगले किसी क्लास में जब आप बता देंगे तो मैं एक वैसे ही क्लास लगा दूंगा जैसे मैंने कल लगाया था। ठीक है, ठीक है बच्चों। यस सर। सर सर कल ऑफलाइन क्लास है, आप आओगे? कल क्यों नहीं आऊंगा मैं? नहीं सर की तबीयत खराब है। नहीं वो बीपी बढ़ा हुआ है, वो मैनेज अभी गोली खा लिया हूँ मैं, समझे, हो जाएगा, हो जाता है कभी कभी सर ऐसा सारा भी। क्वेश्चन मोशन इन प्लेन का पूरा करना है ना? हाँ कर लो पूरा हाँ एकदम, सर्कुलर मोशन तक पूरा। ओके ठीक है, हाँ सर हाँ। सर आप वो कब कराओगे सर्कुलर मोशन में, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड? बैंकिंग रोड आता है फ्रिक्शन के बाद। ओके देखो जरा, अब फ्रिक्शन पढ़ते हैं न्यूटन लॉ मोशन के बाद। ठीक है बेटा, ओके सर। हाँ क्योंकि उसमें फोर्स की बात की जाती है।
चलो मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ। इसमें मेजॉरिटी ऑफ चीज तो आपका डाउट ही था। अरे क्लास मेरी तीसरी क्लास है सर, आज पता नहीं तबीयत मेरी खराब। इधर आइए, रुकिए। अरे यार बीपी बहुत है, 2 गोली खा लिया मैं, बीपी कंट्रोल। 2 गोली खा लिया बीपी का मैं। लोग क्यों खाते हो? रेगुलर खाया करो ना। मैं भूल जाता हूँ, आज एकदम एकाएक तबीयत गड़बड़ लग रहा है। रुकिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू। थैंक Thank यू you, सर। sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।